वेलकम टू निर्मला अकाउंटेंसी क्लासेस। मेरा नाम मिथिलेश सिंह है। आज हम लोग रेशियो एनालिसिस में एक्टिविटी रेशियोज या टर्नओवर रेशियोज की बात करेंगे। एक्टिविटी रेशियोज या टर्नओवर रेशियोज क्या है, शॉर्ट में इसको हम लोग समझ लेते हैं, फिर एक एक करके जो रेशियोज हैं उनके बारे में बात करेंगे और उनका भी मीनिंग समझते हुए उनके फॉर्मूला के बारे में और उनसे रेस्पेक्टिव जो फॉर्मूलाज हैं उनके बारे में बात करेंगे। एक्टिविटी रेशियोज एक्चुअली किसी भी बिजनेस एंटिटी के जो रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइजेशन कितना इफ़ेक्टिवली किया जा रहा है उसको मेजर करते हैं। या टर्नओवर रेशियोज किसी भी बिजनेस एंटिटी के जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको कितना इफ़िशिएंटली और इफ़ेक्टिवली यूज़ किया जा रहा है इसको मेजर करते हैं। क्लियर हो गया? अब अक्सर हाँ इनको टाइम्स में बताया जाता है, इनको जो व्यक्त किया जाता है, डिनोट किए जाते हैं, ये रेशियो में नहीं टाइम्स में किए जाते हैं। अब इनके अंतर्गत हम लोगों ने इनके अंतर्गत चार रेशियोज आते हैं, उनकी बात हम लोग करेंगे। सबसे पहला है इन्वेंट्री और स्टॉक टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री या स्टॉक टर्नओवर रेशियो है वो इन्वेंट्री को कितना इफ़ेक्टिवली यूज किया जा रहा है, इन्वेंट्री या कितना इफ़ेक्टिवली यूटिलाइजेशन हो रहा है इसको बताता है। इन्वेंट्री को स्टॉक भी कहते हैं। 11th में हम लोगों ने स्टॉक ही पढ़ा था, समझा था। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, RFO शॉर्ट में हम लोग कहेंगे इसको, और एग्ज़ाम में आप RFO नहीं कहेंगे, लिखेंगे या कहेंगे, हम लोग शॉर्ट में यहाँ समझने के लिए कह रहे हैं। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाई एवरेज इन्वेंट्री या स्टॉक। इन्वेंट्री और स्टॉक टर्नओवर रेशियो का यही मुख्य फॉर्मूला है। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या सेल्स कैसे हम लोग जानेंगे? तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और सेल्स का जो फॉर्मूला है वो हम लोग पहले भी बात हम लोगों ने की है, अभी भी हम लोग देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कंपनी बैलेंस शीट के अंतर्गत जो आइटम हम लोगों ने कंपनी के प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंतर्गत जो आइटम हम लोगों ने यूज़ किया है उसी का यूज़ यहाँ किया जा रहा है। उसका अल्टरनेटिव भी है, हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन ये कंपनी के स्टेटमेंट ऑफ PL में जो आइटम्स है उनके अनुसार है। चूँकि हम लोग अक्सर हाँ जब रेशियो एनालिसिस करते हैं तो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस की बात करते हैं, तो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स अक्सर हाँ कंपनी एक्ट के 2013 के नियम के अनुसार जो फॉर्मेट है उसी के अनुसार ही बनाए जाते हैं। तो उन्हीं के आइटम के अनुसार हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस परचेजेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस WIP एंड स्टॉक इन ट्रेड प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको 11th में आपने पढ़ा होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के संबंध में बनाया जाता है।
तो उनके ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जितने एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत आते हैं। इसका एक दूसरा भी फॉर्मूला है, ओपनिंग इन्वेंट्रीज स्टॉक और स्टॉक्स प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री या स्टॉक। एक तीसरा ही फॉर्मूला है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जिसको नेट सेल्स भी कहते हैं, माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अगर ग्रॉस प्रॉफिट दिया हो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, नेट सेल्स दिया हो, नेट सेल्स का मतलब या नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या नेट सेल्स का मतलब आप समझते हैं। नेट सेल्स का मतलब है ग्रॉस सेल्स या ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस सेल्स रिटर्न या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रिटर्न। अब हम लोग ने देख लिया कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कैसे निकाला जाता है। अब देख लेते हैं एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकाला जाता है या स्टॉक कैसे निकाला जाता है। एवरेज इन्वेंट्री या स्टॉक इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री बाई 2 किया जाता है। ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री को प्लस करके उसमें 2 से डिवाइड कर दिया जाता है। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है, मेनली कंपनी के पीएल स्टेटमेंट ऑफ पीएल के अनुसार एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, इसमें वेजेज आता है, बोनस टू वर्कर्स आता है, पीएफ कंट्रीब्यूशन आता है टू वर्कर्स, प्लस अदर एक्सपेंसेस आता है। इसमें फ्यूल एंड पावर है, फ्रेट्स है, कैरेज इनवार्ड है, कैरेज ETC है। मतलब ये है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस में वो सारे एक्सपेंसेस आते हैं जो पहले हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में पढ़ा था जब सोल ट्रेडिंग बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे थे। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोगों ने बनाया था। क्लियर हो गया। हम लोग दूसरा एक अच्छा, इसी के अंतर्गत एक कभी कभी छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है इन्वेंट्री टर्नओवर के अंतर्गत ही, एवरेज होल्डिंग पीरियड या इन्वेंट्री वेलोसिटी। ये बहुत ही आसान है, डेज इन ईयर बाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हम लोगों ने निकाला है उसे डिवाइड कर देते हैं, और डेज इन ईयर आप जानते हैं 365 डेज इन ईयर होता है। ठीक है, कोई कंपनियां 360 डेज लेती हैं वर्किंग डेज, अगर उनके यहाँ नेशनल हॉलीडे वगैरह होता है तो। अब नेक्स्ट 8 नंबर रेशियो ले रहे हैं हम लोग, ट्रेड रिसीवेबल्स और डेटर्स टर्नओवर रेशियो। इसके अंतर्गत डेटर्स मतलब जिनसे पैसा कंपनी को लेना है। ट्रेड रिसीवेबल्स का क्या टर्नओवर है, कहने का मतलब कि कितने बार आप उधार दे देते हैं साल में और पैसा वसूल लेते हैं। तो ये जितना अच्छा, इसके बारे में एक चीज़ और हम लोगों को बात करनी थी, इन्वेंट्री और स्टॉक टर्नओवर के बारे में। इसका आइडियल रेशियो जो होता है हायर इज बेटर। जितना ही अधिक से अधिक इन्वेंट्री का टर्नओवर होगा वो कंपनी के लिए फ़ायदेमंद होगा, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। ट्रेड रिसीवेबल और डेटर्स टर्नओवर रेशियो की बात हम लोग कर रहे थे। इसमें होता है नेट क्रेडिट, इसका फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और सेल्स। यहाँ क्रेडिट रेवेन्यू लेते हैं, है ना, नेट क्रेडिट रेवेन्यू लेते हैं। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नहीं लेते हैं, बल्कि नेट क्रेडिट रेवेन्यू। चूँकि यहाँ ट्रेड रिसीवेबल्स की बात है या डेटर्स की बात है, जिसके यहाँ उधार होगा उसी को हम डेटर्स कहेंगे। जिसने कैश खरीदा है तो इसमें आएगा नहीं, इसलिए हम लोग नेट लेते हैं। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल जो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स है, क्लोजिंग,
दोनों को प्लस करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं तो वो मिलता है। हम लोग देख भी लेते हैं, वेयर ट्रेड रिसीवेबल्स इक्वल टू ट्रेड डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स का क्या मतलब है? ट्रेड डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल्स। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स और डेटर्स क्या होता है? ओपनिंग इन्वेंट्री या स्टॉक्स प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री या स्टॉक्स बाई 2। अब हम लोग नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं, तो नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और सेल्स क्या होगा? इक्वल टू नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और सेल्स माइनस कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और सेल। अब यहाँ चूंकि हम लोगों ने नेट रेवेन्यू लिया है, तो अब नेट रेवेन्यू कैसे हम लोग निकालेंगे? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और सेल्स इक्वल टू होता है ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और सेल्स माइनस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रिटर्न और सेल्स से रिटर्न। ठीक है, इसको माइनस करने के बाद जो आता है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और सेल्स होता है। ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशनल सेल्स में से जो रिटर्न माइनस के बाद आता है वो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और सेल्स होता है। क्लियर हो गया? इसमें भी एक छोटी सा कभी कभी ये रेशियो पूछा जाता है, एवरेज कलेक्शन पीरियड या टाइमिंग पूछा जाता है। एवरेज कलेक्शन पीरियड कितने दिन में कलेक्शन डेटर्स का हो जाता है, या कितने महीने में, या कितने वीक्स में। तो इसका निकालने का सिंपल तरीका है डेज इन ए ईयर या वीक्स इन ए ईयर या मंथ इन ए ईयर बाई ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। जो हम लोगों ने यहाँ ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकाला है उससे डिवाइड कर देते हैं, फिर वो मिल जाता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज इग्नोर्ड। अगर डेटर्स में, ट्रेड डेटर्स में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी है तो उसको हम लोग इग्नोर करते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य यहाँ उसका टर्नओवर दिखाना होता है। उसकी रियलाइज कितना होगा नहीं होगा इस पर हम लोग बहुत ध्यान नहीं देते हैं। इसका आइडियल भी वही है, कंपेयर्ड विथ क्रेडिट टर्न ग्रांटेड। जितना आपने डेटर्स को आपने क्रेडिट टर्न दिया है, अगर उसके अनुरूप आपका टर्नओवर है या रेशियो है ट्रेड रिसीवेबल का तो सही है, उससे अगर रेशियो कम का है तो इनएफिशिएंट है, उससे बहुत ज़्यादा होना भी सही नहीं है। क्योंकि इससे क्या होगा, इसका मतलब है कि आपका पैसा बहुत दिन तक ब्लॉक हो रहा है, और कम होगा इसका मतलब कि आप डेटर्स को परेशान कर रहे हैं। दोनों में से कुछ भी नहीं होना चाहिए। क्लियर है? आप जो जितने दिन का उधार दे रहे हैं उतने दिन में वसूल हो जाना चाहिए। अब नेक्स्ट लेते हैं हम लोग ट्रेड पेबल्स और क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। इसको इसका फॉर्मूला है नेट क्रेडिट परचेजेज। यहाँ नेट क्रेडिट परचेज ले रहे हैं, वहाँ नेट क्रेडिट सेल्स लेते थे, डेटर्स था, यहाँ क्रेडिटर्स है तो इसलिए नेट क्रेडिट परचेजेज ले रहे हैं बाई एवरेज ट्रेड पेबल्स और क्रेडिटर्स। ठीक है, अब ट्रेड पेबल्स में क्या क्या आता है? ट्रेड क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। वहाँ बिल्स रिसीवेबल्स आ रहे थे, यहाँ बिल्स पेबल्स आएंगे। एवरेज ट्रेड पेबल्स क्या होता है? ओपनिंग ट्रेड पेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स बाई 2। नेट क्रेडिट परचेजेज क्या होता है? अब ग्रॉस परचेजेज माइनस परचेजेज रिटर्न्स माइनस कैश परचेजेज, यही हमारा नेट क्रेडिट परचेजेज हुआ। उसी तरह अगर पिछले फॉर्मूला में भी हम लोग निकाल सकते हैं, नेट क्रेडिट अगर सेल्स निकालना है या नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकालना है तो ग्रॉस परचेजेज माइनस परचेजेज ग्रॉस सेल्स या ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रिटर्न माइनस रेवेन्यू कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस।
करने से भी नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमको मिल सकता था। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स इज इग्नोर्ड। प्रोविज़न जो होता है डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स के लिए, मतलब क्रेडिटर्स को हम अगर जल्दी पेमेंट मिल जाएगा तो डिस्काउंट देंगे, इसके लिए कुछ पैसे बाकी जो क्रेडिटर्स है उस पर हम लोग प्रोवाइड करते हैं और स्टेटमेंट ऑफ पीएल में दिखाते हैं, तो उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। अब एवरेज पेमेंट पीरियड भी निकाला जाता है, जैसे उस समय एवरेज कलेक्शन पीरियड हम लोग डेटर्स टर्नओवर में देखे थे या ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर में, तो इसमें भी डेज इन ए ईयर या मंथ इन ए ईयर या वीक्स इन ए ईयर बाय ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो करते हैं। नेक्स्ट है, इसका रेशियो भी वही है, दैट आइडियल रेशियो वही है, कंपेयर्ड विथ क्रेडिट टर्म अवेलेबल्स। जितना आपको क्रेडिट टर्म अवेलेबल है उसके अनुरूप पेमेंट होना चाहिए, देर नहीं करना चाहिए और जल्दी भी नहीं होनी चाहिए पेमेंट करने में। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या होता है? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इक्वल टू होता है नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और सेल्स बाय नेट वर्किंग कैपिटल। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और सेल्स हम लोगों ने इसके पहले देखा है, निकाला है, अभी हम लोगों ने तुरंत बात की, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और सेल्स निकाला है, वही फॉर्मूला यहाँ भी लागू होगा। नेट वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल या नेट वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ये आइडियल रेशियो इसका होता है हायर इज बेटर। वर्किंग कैपिटल का टर्नओवर जितना ही अधिक होगा, वर्किंग कैपिटल जितना ही बार यूज होगा, अधिक बार यूज होगा, फर्म की बिजनेस एंटिटी की प्रॉफिटेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, तो इसका हायर इज बेटर इंटरप्रिटेशन। इसके पहले हम लोगों ने भी सॉल्वेंसी रेशियो की बात की थी, इसमें डेट इक्विटी रेशियो की बात की थी। इसके आइडियल रेशियो इसका होता है 2:1, मतलब शेयर होल्डर्स फंड की तुलना में दुगुना डेट हो सकता है। इसके सेकंड में था टोटल एसेट्स टू टोटल डेट रेशियो, हायर इज बेटर, मतलब डेट के जितने गुना अधिक टोटल एसेट्स होगा वो सेफर हो। प्रोप्राइटरी रेशियो, इसमें भी हायर इज बेटर, 50% बिलो 50% इज नॉट गुड फॉर लेंडर्स। हायर होना चाहिए, मतलब प्रोप्राइटर्स फंड टोटल एसेट्स 50% से कम का नहीं होना चाहिए, मतलब जितना टोटल एसेट है उससे 50% तक कम से कम प्रोप्राइटर्स का रेशियो होना चाहिए। उससे कम है इसका मतलब है कि ये लेंडर्स के लिए सही बात नहीं है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में आइडियल रेशियो है हायर इज बेटर, जनरली 6 to 7 टाइम्स मोर, 6 से 7 गुना अगर आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, इंटरेस्ट के लॉन्ग टर्म डेप्ट के इंटरेस्ट के, तो ये सही होता है। अब हम लोग कुछ जितना संभव है जल्दी जल्दी कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं टाइम के अंतर्गत। सबसे हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 51 देख रहे हैं। कंप्यूट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो from the following data: revenue from operations, that is sales, equal to 4 lakh, gross profit 25%, purchases rupees 2,70,000, closing stock 40,000। तो हमको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है। क्या क्या डेटा है? प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। 51 नंबर क्वेश्चन है बुक के अनुसार। अब
हमको क्या निकालना है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है? इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। कॉस्ट ऑफ, शॉर्ट में हम लोग लिख रहे हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या सेल्स बाय एवरेज इन्वेंट्री अब हम लोगों को क्या क्या पता है? हम लोगों को पता है कि RFO कितना है? RFO इक्वल टू रुपीज 4 लाख है। क्वेश्चन को हम लोग पहले लिख लेंगे। लिखने से फ़ायदा हुआ कि कंसंट्रेशन रहेगा, जल्दी क्वेश्चन बनेगा। RFO हमारा इतना है। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा GP, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 25%। परचेजेज रुपीज 2,70,000 और क्लोजिंग स्टॉक रुपीज 40,000। तो हम लोगों को यहाँ क्या क्या निकालना पड़ेगा? एक तो हम लोगों को इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के लिए कॉस्ट ऑफ RFO निकालना पड़ेगा, जो हमको मालूम नहीं है। और क्लोजिंग स्टॉक पता है, तो एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए हमको ओपनिंग इन्वेंट्री भी निकालना पड़ेगा। ओपनिंग इन्वेंट्री या स्टॉक ये निकालना पड़ेगा। और कॉस्ट ऑफ RFO भी निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। अब कॉस्ट ऑफ RFO कैसे निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ, यहाँ GP दिया हुआ है, तो GP वाला फॉर्मूला हम लोग याद करेंगे। GP वाला फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ RFO इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ RFO इज इक्वल टू RFO माइनस GP, RFO माइनस GP। तो RFO तो हमको पता है 4 लाख है। GP कितना है? 25%। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो GP क्या हो जाएगा? RSO बाई GP, और GP हमारा क्या हो जाएगा? GP इज इक्वल टू 4 लाख का 25%। GP इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है GP का? GP इक्वल टू RFO इंटू रेट बाई 100। तो GP क्या हो जाएगा? 4 लाख इंटू रेट क्या है? 25% बाई 100 इक्वल टू हो गया 1 लाख रुपीज 1 लाख। अब हमको RFO मिल जाएगा। तो RFO हमारा कितना हो गया? कॉस्ट ऑफ RFO कितना हो जाएगा?
कॉस्ट ऑफ RFO इज इक्वल टू 4 लाख हमको मालूम है, माइनस 1 लाख भी मालूम हो गया, GP इक्वल टू हो गया हमारा 3 लाख। अब हमको क्लोजिंग स्टॉक मालूम है, ओपनिंग इन्वेंटरी मालूम नहीं है। तो एक फॉर्मूला हम लोग ने पहले सीखा है। क्या सीखा है? CFO क्या होता है? कॉस्ट ऑफ RFO, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज। जो फिगर हमारे पास अवेलेबल है उसी से हमको लेना है, उसी के अनुसार फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है। प्लस परचेजेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब यहाँ कॉस्ट ऑफ RFO हमको पता है कितना है, 3 लाख पुट कर देंगे। ओपनिंग स्टॉक हमको पता नहीं है, ओपनिंग स्टॉक हमको पता नहीं है, तो यहाँ ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। प्लस परचेजेज हमको पता है 2,70,000, 2,70,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमको नहीं पता है, 0 दे देंगे, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक हमको पता है 40,000। तो ये ओपनिंग स्टॉक कितना हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक इक्वल टू रुपीज, आप इसको करेंगे तो कितना आएगा? 3 लाख माइनस 2,70,000, तो 30,000 और प्लस 40,000, 70,000 आएगा। कितना आएगा हमारा? ₹70,000। अब हमको ओपनिंग स्टॉक भी मिल गया, क्लोजिंग स्टॉक पता है, तो हम एवरेज इन्वेंट्री निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री। बाई 2, तो हमें पता है ओपनिंग इन्वेंट्री क्या है। ओपनिंग इन्वेंट्री हमारा 70,000 प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री भी हमें पता है 40,000 बाई 2, तो ये कितना हो गया? 40, 70, 1,10,000 बाई 2, 55,000। ठीक है, तो हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या हो जाएगा?
इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ आरएफओ हमको पता है 3 लाख। कॉस्ट ऑफ आरएफओ हमारा क्या हो गया 3 लाख, और एवरेज इन्वेंट्री भी हमको पता हो गया 55,000। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू क्या हो गया 3 लाख बाई 55,000, तो ये इक्वल टू हो गया 5.45 टाइम्स। $5.45 टाइम्स 5.45 टाइम्स। आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ भी आंसर 5.4 टाइम्स दिया हुआ है। अब हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन के पास बढ़ते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। हम लोग प्रॉब्लम सी करेंगे, थियरी पार्ट नहीं करेंगे। हम लोग बात कर लेते हैं सिर्फ व्हाट इज मीन्ट बाय एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियोज मीन the means the measurement of the effectiveness of utilization of available resources of the business entity. Activity ratio mean the measurement of the available resources effectiveness of the ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है। अब हम लोग सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 16 लाख, एवरेज इन्वेंट्री 2,20,000, ग्रॉस लॉस रेशियो ₹5%। अब यहाँ देखें क्वेश्चन में क्या है 22A में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है हमको। तो हमारा इंफॉर्मेशन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो हमारा आरएफओ कितना है, आरएफओ इज इक्वल टू ₹16 लाख। ठीक है, आरएफओ हमारा कितना है 16 लाख है। उसके बाद एवरेज इन्वेंट्री 2 लाख, एवरेज इन्वेंट्री ₹2,20,000 है, और ग्रॉस लॉस 5% है, ग्रॉस लॉस इज इक्वल टू 5%। अब हम लोग को निकालना क्या है, निकालना है हमको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, एवरेज इन्वेंट्री तो हमको पता है, इक्वल टू क्या होता है कॉस्ट ऑफ आरएफओ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय
एवरेज इन्वेंटरी, एवरेज इन्वेंटरी, एवरेज इन्वेंटरी होता है कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकालना है। तो कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकालने के लिए क्या करेंगे, ग्रॉस लॉस हमको पता है, तो ग्रॉस लॉस कितना है 5%। तो ग्रॉस लॉस का भी फॉर्मूला वही है, इक्वल टू आरएफओ इंटू रेट बाई 100। तो ये कितना हो जाएगा, आरएफओ हमारा 16 लैक्स है, लॉस का रेट 5% है बाई 100, ये हमारा हो गया ₹80,000। क्लियर है। अब कॉस्ट ऑफ आरएफओ हम लोग निकाल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ आरएफओ इफ लॉस इक्वल टू आरएफओ प्लस लॉस। ठीक है। इफ ग्रॉस लॉस आरएफओ प्लस ग्रॉस लॉस, तो यहाँ कितना हो जाएगा, आरएफओ हमारा है 16 लैक्स, क्वेश्चन में ऊपर लिखा हुआ है, प्लस ग्रॉस लॉस हो गया 80,000, तो ये हमारा हो गया 16,80,000। कॉस्ट और आरएफओ मिल गया और हमको एवरेज इन्वेंटरी भी पता है, तो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो इक्वल टू 16,80,000 बाई 2,20,000, तो ये कितना हो गया, ये आएगा 7.64 टाइम्स, 7.64 टाइम्स। ठीक है, आंसर में भी दिया हुआ है 7.64 टाइम्स। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर है 55 लेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 55 लेंगे। क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या सेल्स है 3 लैक्स। आरएफओ कितना है, ₹3 लाख। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट है, थोड़ा सा यहाँ डिफरेंट है। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 25% ऑन कॉस्ट।
ठीक है, मतलब जितना कॉस्ट है उसका 25% है, RFO का 25% नहीं। ओपनिंग स्टॉक 1/3 of the value of closing stock. Opening stock 1/3 of closing stock, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक वाज 30% ऑफ सेल्स, तो ये भी हमको क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा। और क्लोजिंग स्टॉक क्या है, 30% ऑफ सेल्स दिया हुआ है, मतलब RFO, तो ये भी हमको निकालना पड़ेगा। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, हमको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है इंफॉर्मेशन से, क्लियर है। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बराबर क्या होता है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कॉस्ट ऑफ RFO बाय एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, तो मान लीजिए इफ कॉस्ट, हमको पहले GP निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट, तो कॉस्ट ऑफ इफ कॉस्ट ऑफ RFO इक्वल टू ₹100, ठीक है। तो GP क्या है, G ग्रॉस प्रॉफिट 25%, तो ये ₹25 हो गया। तो RFO कितना हो गया, इसको प्लस करेंगे तो RFO हमारा हो जाएगा 125, क्लियर है। अगर हम 100 मानते हैं तो अगर RFO हमारा 300 है, 3 लाख है, तो हमारा GP कॉस्ट ऑफ RFO क्या होगा, वो कॉस्ट ऑफ RFO निकाल सकते हैं हम, इक्वल टू 3 लाख हमारा RFO है, इंटू 100 बाई 125, ठीक है। 125 जब RFO है तब ना 100 कॉस्ट है, तो कॉस्ट 100 है, तो अगर 3 लाख हमारा RFO है तो कॉस्ट कितना होगा, तो इसको हम लोग करेंगे तो कितना आएगा, ये ₹2,40,000 आएगा, ₹2,40,000,
कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 टाइम्स हुआ, ये 5 टाइम्स हुआ, और 5 को इसको ये करेंगे तो कितना होगा, 60,000 हो जाएगा। तो ये 60,000 इंटू 4 40,000 आ गया। अब हम लोगों को क्लोजिंग स्टॉक पता है, पहले क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे कि कितना है। क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू 30% ऑफ सेल्स, सेल्स का 30%। सेल्स हमको पता है, अरे 3 lakhs इंटू 30/100, ये कितना हो जाएगा, 90,000। अब ओपनिंग स्टॉक भी पता कर लेंगे। ओपनिंग, जब क्लोजिंग स्टॉक पता हो गया तो ओपनिंग स्टॉक पता हो जाएगा, इक्वल टू 1/3 ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है। तो 90,000 हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। क्या 1/3 तो ₹30,000 हो गया। तो हमारा एवरेज इन्वेंट्री क्या हो गया, बराबर क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाई 2। ओपनिंग स्टॉक हमें पता है 90,000, क्लोजिंग स्टॉक भी पता है 30,000 बाई 2 ₹60,000। फिर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होगा, टर्नओवर रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमको RFO पता है, कॉस्ट ऑफ RFO और एवरेज इन्वेंट्री भी पता हो गया। तो 2,40,000 बाई 60,000, 6 4 24, तो ये 4 टाइम्स हो गया। ये हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 55 हो गया। और उसके बाद अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन में क्या क्या है, क्या पूछता है। ₹4 लाख इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही दिया हुआ है। इन्वेंट्री टर्नओवर इज 5 टाइम्स, ये भी दिया हुआ है। स्टॉक एट द बिगिनिंग इज 1.5 टाइम्स मोर देन द स्टॉक एट द एंड, अच्छा ये दिया हुआ है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ वैल्यू ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक पूछ रहा है। तो कॉस्ट ऑफ RFO दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ RFO दिया हुआ है, इक्वल टू ₹4 लाख है। कॉस्ट ऑफ RFO कितना दिया हुआ है, 4 लाख। कॉस्ट ऑफ RFO 4 लाख दिया हुआ है।
इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू 5 टाइम्स। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक 1.5 times more than closing stock. Turnover stock at the beginning, मतलब opening stock is 1.5 times more than the stock at the end. Opening stock 1.5 times more than the closing stock। अब देखिए यहाँ 1.5 टाइम्स मोर देन का मतलब है कि जो ओपनिंग स्टॉक है उससे 1.5 टाइम्स प्लस, न कि उतने का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, प्लस जितना ओपनिंग स्टॉक है उससे 1.5 टाइम्स मोर है। अगर ये लिखा रहता ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक, तब उतना गुना होता, तब मल्टीप्लाई हम करते। यहाँ 1.5 टाइम्स मोर देन है तो प्लस करेंगे निकालने के लिए, ओपनिंग स्टॉक निकालने के लिए। अब क्लोजिंग स्टॉक क्या है? क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया हुआ है वाज मोर देन द स्टॉक एट द एंड। क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ। कैलकुलेट हमको क्लोजिंग स्टॉक भी हमको कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन है, और ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक होगा तो ये भी हमारा एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको कैसे शुरू करेंगे हम लोग जानते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर कैसे निकालते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ RFO बाई एवरेज इन्वेंट्री अच्छा, कॉस्ट ऑफ RFO हमको पता है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। हमको मुख्य दिक्कत है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पता करना। अच्छा, ये फॉर्मूला जानते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे पास है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमको पता है 5, कॉस्ट ऑफ RFO भी पता है 4 लाख, एवरेज इन्वेंट्री हमको पता नहीं है। एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 5 एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू 4 lakhs। अब एवरेज इन्वेंट्री हमको मिल जाएगा, एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू 4 लाख बाई 5, तो ये ₹80,000
ये हमको पता हो गया। अब एवरेज इन्वेंट्री तो हमको पता हो गया, लेकिन हमको पर्टिकुलर दोनों इन्वेंट्री पता नहीं है, तो फिर उसको निकालना होगा। हम जानते हैं एवरेज इन्वेंट्री क्या होता है। एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक या इन्वेंट्री बाई 2। अब एवरेज इन्वेंट्री हमको पता है 80,000, ओपनिंग स्टॉक पता नहीं, क्लोजिंग स्टॉक भी पता नहीं, तो हम लोग इसके पहले ही एक ये एजम्पशन ले लेते हैं। लेट या इसके नीचे ही लिख देते हैं, लेट क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन है, ओपनिंग स्टॉक 1.5 टाइम्स है, तो हमको क्लोजिंग स्टॉक ही लेना पड़ेगा। लेट क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू एक्स, तो ओपनिंग स्टॉक इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1.5 एक्स, 1.5 प्लस एक्स करेंगे तो 1.5 एक्स आएगा, तो ये इक्वल टू हो गया 2.5 एक्स। तो हमको ओपनिंग भी पता हो गया, क्लोजिंग भी पता हो गया, तब हम लोग इसको यहाँ पुट कर देते हैं। ये एक्स ओपनिंग हो गया प्लस 2.5 एक्स क्लोजिंग हो गया बाई 2 हो गया। अब इसको हम लोग दोनों को इसको हम लोग ब्रैकेट में कर देते हैं। चलिए इसको ऊपर अगर लिखेंगे तो ज़्यादा क्या सही होगा, इसको यहाँ कर लेते हैं। अब हमारा क्या आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 82 जा 160 और इसको प्लस कर लेंगे तो ये 3x आ जाएगा, 3.5x इक्वल टू 1,60,000। अब x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 1,60,000 में 3.5 का डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 45,740। x इज इक्वल टू 45,740। तो x क्या हम लोगों ने माना है, लेट क्लोजिंग स्टॉक x है, तो ये हमारा हो गया क्लोजिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक हमारा है 2.5x
2.5x इक्वल टू हो जाएगा 2.5 गुने 45,714। तो ये हमारा आएगा ₹1,14,286 1,14,286। ये हमारा क्या हो गया, ओपनिंग स्टॉक। हमने देखा है कि यहाँ एवरेज स्टॉक हमारा 80 आया है, मतलब 160 का 2, तो ये दोनों मिलकर 160 आना चाहिए, ये आ गया। क्वेश्चन आंसर भी हमारा यहाँ दिया हुआ है, ये दोनों आंसर हुआ, आंसर, और यहाँ ये आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 56 है, 1,14,285 ओपनिंग स्टॉक हुआ और क्लोजिंग स्टॉक हमारा हुआ 45,750। ठीक है, थैंक यू, सी यू अगेन।